गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज आप सभी को मेरा वेलकम चैनल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सभी को वेलकम हमारा एक केस बाबा चैनल में। और आज हम बात करने जा रहे हैं सबसे हॉट टॉक अबाउट टॉपिक, बहुत आजकल चर्चा में है, हम सिविल कोड। सब लोग ये बोल रहे थे कि मोदी ही अपना सेकंड टर्म में यूसीसी लागू करेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल पार्लियामेंट में टेबल करेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लागू होगा। ओके। और तब आर्टिकल 370 गवर्नमेंट ने एब्रोगेट किया, उसके बाद से ये चर्चा और ज़ोरों पे चली कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी का बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है। ओके, जैसे एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 था, जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट राम मंदिर के फेवर में आया, तो सबसे चर्चा शुरू हो गया कि गवर्नमेंट विल डेफिनिटली ब्रिंग यूनिफॉर्म Government will bring a bill, tabled a bill in the parliament to implement uniform civil code in the country। और जब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं, तो हमारा दिमाग में एक बात आता है कि अरे हमारा देश तो सेकुलर है, ओके, एंड वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री। तो क्या जो लोग स्टूडेंट है उनका दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि हमारा देश में एक कानून नहीं है, समान कानून नहीं है? अरे लेकिन हम तो बोलते हैं कि देश तो सेकुलर कंट्री है, देश सेकुलर है, लेकिन हमारा कानून यूनिफॉर्म नहीं है। मतलब रिलीजन देख-देख के, कम्युनिटी देख-देख के हमारा कानून काम कर रहा है। ये ऐसा कैसे है? ये हमारे एक सेकुलर कंट्री में, ये सबका मन में डाउट आना नेचुरल है। देखिए, हमारे यहाँ जितना क्रिमिनल लॉ है एज़ पर इंडियन पिनल पिनल कोड, सीआरपीसी, दे ऑल आर सेकुलर कोड, ओके? उस वो यूनिफॉर्म है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके? देखिए, लेकिन देश में कुछ-कुछ पर्सनल लॉज़ हैं, ओके? ये रिलिजन वाइज़, ट्राइब वाइज़ जिसका क्या है, कानून उसको अलग-अलग तरीका से देख। और देखो पर्सनल लॉ क्या-क्या चीज़ कवर करता है, सब चीज़ कवर नहीं करता। देखो पर्सनल मैटर्स लाइक मैरिज, डिवोर्स, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी एक्विजिशन एंड प्रॉपर्टी एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, ठीक है? और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 44 है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 44 वो भी बोलती है, वो स्टेट को डायरेक्शन देती है कि स्टेट मीन्स कंट्री, कंट्री में यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है? लेकिन हमारा देश में सिविल कोड यूनिफॉर्म नहीं है। क्या-क्या है यहाँ हमारे यहाँ देश में बहुत सारा पर्सनल लॉज़ है। पर्सनल लॉज़ बोले तो रिलिजन वाइज़ अलग-अलग ओके, उसका हम कुछ-कुछ एग्ज़ाम्पल देखते हैं। पर्सनल लॉज़ इन इंडिया आर लॉज़ दैट गवर्न एंड रेगुलेट मैटर्स ऑफ प्राइवेट नेचर, ठीक है? इसमें कौन-कौन आता है देखो, मैरिज एंड डिवोर्स। अब मान लो मैरिज एंड डिवोर्स का इश्यू है, अगर कोर्ट में किसी ने केस फाइल किया, ठीक है? तो हिंदू के लिए कानून उसके लिए अलग है, मुस्लिम के लिए अलग है और कोई-कोई जगह में क्रिश्चियन के लिए भी अलग है, रिलिजन वाइज़, ठीक है? मेंटेनेंस, ओके? मेंटेनेंस का इश्यू भी उसके लिए भी अलग-अलग है, ओके? एडॉप्शन, कोई अगर बच्चा एडॉप्ट करना चाहता है, तो वो हिंदूज़ के लिए उसके लिए अलग लॉ है। इनहेरिटेंस, अगर कोई अपना पिताजी का हेरिडिटरी प्रॉपर्टी एक्वायर्ड करना चाहता है, तो उसमें रिलिजन वाइज़ क्या है लॉ उसको अलग-अलग ट्रीट करेगी। उसके लिए मुस्लिम के लिए अलग लॉ है, हिंदू के लिए अलग लॉ है, ठीक है? तो क्या है हमारा जो सिविल लॉ है, वो यूनिफ़ॉर्म नहीं है। आज भी देश में इतना सारा पर्सनल लॉ है, देखो द डाइवोर्स एक्ट 1869, द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, द चाइल्ड मैरिज डिस्टेंट एक्ट 1929, द फॉरेन मैरिज एक्ट 1969, द काजिस एक्ट 19 काजिस एक्ट 1880, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, द आनंद मैरिज एक्ट 1909। ये सब क्या है पर्सनल लॉज़ है, जो हमारा देश का सेकुलर लॉ को क्या करती है, ऊपर हिट कर
ओके? इसीलिए देश में एक कानून यूनिफ़ॉर्म सिविल लॉ होना है, बहुत सारा लोग बोलते हैं और बहुत सारा लोग इसका अगेंस्ट में भी है। अगेंस्ट में किस लिए है? कि लोग कहते हैं कि हमारा देश में बहुत डाइवर्सिटी है, अलग-अलग रिलिजन के लोग हैं, अलग-अलग कल्चर के लोग हैं, अपना ट्राइबल लोगों का अपना ट्रेडिशन एंड कस्टम है। तो अगर यूनिफ़ॉर्म सिविल लॉ आया, तो ये सब क्या हो जाएगा? ये सब वायलेट हो जाएगा, ठीक है? लेकिन फिर एक एक सेक्शन ये है, वो ये मानता है कि देश में समान कानून होना चाहिए, जहाँ हम एक कंट्री है, तो सेकुलर होना चाहिए, ठीक है? में चाहे कानून के सामने सब बराबर होना चाहिए, इज़न्ट इट? हमारा फंडामेंटल राइट भी यही बोलती है। तो क्या है अब यूसीसी क्यों ज़रूरी है? एंश्योरिंग इक्वालिटी, डिफरेंट कम्युनिटीज़ आर गवर्न्ड बाय डिफरेंट पर्सनल लॉ, ठीक है? हर कम्युनिटी जैसे अभी हमने देखा पर्सनल लॉ कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ आर गवर्न्ड बाय डिफरेंट पर्सनल लॉ। अब हिंदू के लिए मैरिज, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस, मेंटेनेंस में अलग लॉ होगा, कानून उसको अलग से ट्रीट करेगी। मुस्लिम को अलग से ट्रीट करेगी, हाँ। और कुछ-कुछ जगह में जो ट्राइबल एक कस्टम एरिया है, वहाँ उसको अलग से ट्रीट करेगी। तो ये क्या है, जो पर्सनल लॉ है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिंसिपल है, राइट टू इक्वालिटी, उसको वायलेट करती है। इसीलिए देश में इक्वालिटी आए, इसके लिए ज़रूरी है, ठीक है? दूसरा नीडेड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, यूसीसी विल सेपरेट रिलिजन फ्रॉम सोशल रिलेशन, पर्सनल लॉस एंश्योरिंग इक्वालिटी थस प्रोमोटिंग हार्मनी, जेंडर जस्टिस, यूसीसी विल प्रमोट जेंडर जस्टिस बाय रिमूविंग द इनबिल्ट डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजंस इन पर्सनल लॉ। आज भी कुछ-कुछ पर्सनल लॉ चाहे वो हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, वो आज हम लोग पर्सनल लॉ डिस्कस नहीं कर रहे, इसलिए उसमें डीप में नहीं जाएँगे। वी आर टॉकिंग अबाउट यूसीसी। आज भी पर्सनल लॉज़ हिंदू हिंदू च हो चाहे मुस्लिम हो, उसमें ऐसा पर्सनल लॉ में ऐसा-ऐसा प्रोविज़न्स है जिसमें क्या है अ, जेंडर इक्वालिटी नहीं है। जैसे इनहेरिटेंस का मामला में लड़की लोगों को फुल राइट नहीं मिलता है एज़ एज़ कंपेयर टू द बॉयज़, ओके, ठीक है? फ्रीडम ऑफ चॉइस, ए रिलिजन न्यूट्रल पर्सनल लॉ वुड एनकरेज प्रोटेक्शन ऑफ कपल्स इन केस ऑफ देयर इंटरकास्ट एंड इंटर-रिलीजियस मैरेजेस, ओके? देखिए, ये साहबानो केस, ये सबसे पहले ये डिस्कशन में कब आया? यूसीसी का जो हल्ला ज़्यादा शुरू हुआ साहबानो केस, ठीक है? 1986 में एक बहुत पॉपुलर केस हुआ मोहम्मद अहमद खान वर्सेस साहबानो, ओके, जिसको पॉपुलरली बोला गया साहबानो केस। साहबानो की थी वो इट्स ए 70 प्लस ईयर ओल्ड लेडी, ओके, फ्रॉम इंदौर मध्य प्रदेश, जिसको उनका हस्बैंड ने 1978 में डिवोर्स दे दिया, ओके। She filed a criminal suit in Supreme Court of India, filed a claim for maintenance for herself and 5 children under Section 123 of Code of Criminal Procedure. Okay. साहबानों ने जब उनका हस्बैंड ने उनको डिवोर्स दिया तो उन्होंने साहबानों ने क्रिमिनल सूट फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में क्लेमिंग को मेंटेनेंस चाहिए उसके लिए और उनका 5 बच्चा के लिए सर सेक्शन 123 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जिसको सीआरपीसी भी बोलते हैं, ठीक है? तो इसमें क्या हुआ देखो सुप्रीम कोर्ट ने साहबानों के फेवर में जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी ऑफ कोड ऑफ कोड ऑफ 1973 is a secular provision and is therefore applicable to Muslim. The court concluded that a Muslim husband obligation to provide maintenance to a divorced wife who was unable to support herself extended beyond the इद्दत पीरियड एज स्पेसिफाइड इन द मुस्लिम लॉ। ये इद्दत पीरियड होता है मुस्लिम ट्रेडिशन का तब से ये बोला जाता है कि हस्बैंड को अपना वाइफ को सिर्फ इद्दत पीरियड तक ही उसको मेंटेनेंस देना पड़ता है। इद्दत पीरियड मीन्स डिवोर्स से और 90 डेज़ का पीरियड था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो सेक्शन 125 है सीआरपीसी का वो सेकुलर प्रोविज़न है और इसीलिए ये मुस्लिम लोगों को भी लागू होता है और इसीलिए साहबानों का हस्बैंड को
उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। ओके, आफ्टर द नेक्स्ट पीरियड बियॉन्ड द इद्दत पीरियड से भी आगे उसको वो मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो क्या होगा इसमें जो मुस्लिम पर्सनल लॉ, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड एंड अदर मुस्लिम लीडर लोग सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट से खुश नहीं हुआ और गवर्नमेंट को प्रेशर बनाया। ठीक है? तो अंडर द अंडर द प्रेशर ऑफ मुस्लिम लीडर्स एंड मुस्लिम क्लेरिक्स उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने क्या कर दिया, इस जजमेंट को क्वेश करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को क्वेश करने के लिए एक ऑर्डिनेंस लाया। ठीक है? जब ऑर्डिनेंस लाया तो ऑर्डिनेंस में ये हुआ कि ये जो सेक्शन 125 है सीआरपीसी का वो मुस्लिम लोगों को लागू नहीं होगा। ठीक है? अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट देती है तो उसको गवर्नमेंट उस जजमेंट को कैसे चैलेंज करता है? बाय पासिंग एन ऑर्डिनेंस। ओके? कॉन्स्टिट्यूशन को लॉ को ही अमेंड कर दिया जाता है। ठीक है? तो यहां से क्या हुआ, ये इंसिडेंट के बाद से कि देश में एक कॉमन सिविल कोड जैसे भी होना है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बोल ही रहा है यूनि यूनि भावानो केस के बाद डिफॉल्ट लागू होना, तो बीजेपी ने बहुत इशू और बनाना शुरू कर दिया। ओके, देखिए रिसेंटली गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है, लॉ कमीशन ऑन यूसी। ओके, लॉ कमीशन देखिए, लॉ कमीशन क्या है, इट्स वर्क्स एज एन एडवाइजरी बॉडी टू द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड। ओके, आपने पढ़ा होगा कि ब्रिटिश राज में कानून बनाने के लिए फर्स्ट लॉ कमीशन बनाया था 1834 में अंडर द लीडरशिप ऑफ लॉर्ड मैकॉले। ओके, और इंडियन इंडिपेंडेंट इंडिया में पहला लॉ कमीशन एस्टैब्लिश किया गया 1955 में और इसका टर्म होता है 3 इयर्स के लिए। ओके, इसके चेयरमैन कोई एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज होते हैं। ठीक है? तो इनका काम रहता है कि जो लॉ मिनिस्ट्री है उनको सजेशन देना, देश में जो करंट सिचुएशन में कौन-कौन कानून को कैसे बदलना है। हाँ, कौन-कौन सा कानून का ज़रूरी है देश में। लीगल मैटर में ये सरकार को क्या करती है, जैसे एडवाइज़री बॉडी का काम करती है। देखिए, ये लॉ कमीशन ने क्या बोला यूजीसी, तो 2018 को जो 21st लॉ कमीशन सरकार ने बनाया था, उसने सजेशन दिया, यूनिफॉर्म सिविल कोड इज़ नॉट नेसेसरी और डिज़ायरेबल एट दिस टाइम। The Commission's report emphasized the uniformity of rights, not laws. Okay, it also argued for the reform of family laws for religion, for all religion to ensure gender justice. इन्होंने ये बोला 21st लॉ कमीशन, अभी यूसीसी लागू करने का जरूरत नहीं है और कोई जरूरी भी नहीं। कि अच्छा ये है कि जो भी पर्सनल लॉ हो उसमें राइट्स का यूनिफॉर्मिटी हो और जितना भी फैमिली लॉज है उसको रिफॉर्म करके जेंडर जस्टिस को एंश्योर किया जाए। ओके, द कमीशन कंसल्टेशन पेपर एम्फसाइज द डाइवर्सिटी शुड नॉट disadvantage specific groups. It also stated that women should be guaranteed their freedom of faith without compromising their right to equality. इन्होंने ये कहा कि यूसीसी लाने का बदली इस पे जोर देना चाहिए कि जो एग्जिस्टिंग पर्सनल लॉ है उसको रिफॉर्म करके वोमेन को प्रॉपर फ्रीडम एंड प्रॉपर राइट या जाए। ओके, द कमीशन एडवोकेट फॉर द यूनिफॉर्मिटी ऑफ राइट रेदर देन इम्पोजिंग यूनिफॉर्म लॉ। 21st लॉ कमीशन ने यह कहा कि देश में यूनिफॉर्मिटी ऑफ राइट्स होना चाहिए ताकि किसी का ऊपर यूनिफॉर्म लॉ थोपा जाए। ओके, इट रिकॉग्नाइज द डाइवर्सिटी ऑफ कल्चरल प्रैक्टिसेस व्हाइल सेफगार्डिंग। उन्होंने ये बोला कि कम्युनिटी और रिलीजन वाइज जो डाइवर्सिटी हमारा देश को, हाँ, जो हमारा कल्चरल प्रैक्टिस में डाइवर्सिटी है
उसको ना छूते हुए क्या करना चाहिए हम लोग इक्वालिटी को एंश्योर करना चाहिए, ठीक है? लोगों का इक्वालिटी को सेफगार्ड ठीक है? लेकिन सरकार ने 21st ये लॉ कमीशन का कोई भी चीज़ को लागू नहीं किया, ठीक? देखो, फिर 22nd लॉ कमीशन फ़ॉर्म हुआ। हाँ, और 22nd लॉ कमीशन ने बोला कि प्रेस एफर्ट वाज़ नीडेड टू गार्नर वेरिएड ओपिनियन। यूसीसी में सबका विचार लेना ज़रूरी है, ओके? द सेकंड लॉ कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड इट्स इंटेंट इन वेदर पब्लिक ऑफिस विल रिकॉग्नाइज रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन सिविल। उन्होंने ये कहा कि वो सिविल कोड लागू करने से पहले जितने पब्लिक ओपिनियन लेंगे और जितने भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, उन लोग से वो बातचीत करेंगे, उनका ओपिनियन लेंगे और अभी तक इन्होंने लगभग 46 लाख से ज़्यादा ओपिनियन इन्होंने लिया है। देखते हैं आगे इनका क्या होता है और आगे क्या क्या रिकमेंडेशन देती है सेकंड से और ये लॉ को सॉरी 22nd लॉ कमीशन क्या रिकमेंडेशन सरकार को और सरकार इसको लागू करती है क्या नहीं, ये सरकार का डिस्क्रिशन। ओके, देखिए हम बोल रहे थे कि जो आर्टिकल 44 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वो बोलती है तो होना चाहिए, ठीक है? तो आज के टॉपिक में इतना ही, बाकी और बड़े-बड़े टॉपिक के लिए हम करेंगे। आप लोग भी लाइक, कमेंट, शेयर करते रहिए।